Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our third chapter of geography class 8 और लास्ट टाइम हमने करंट के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो करंट क्या थे? When the ocean water moves permanently in a specific direction, it is called current. जब समंदर का पानी, ओशियन का पानी किसी एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करता है तो इसको हम करंट कहते हैं। और हमने दो टाइप्स के करंट भी डिस्कस किए थे। एक हमने वार्म करंट देखा था और एक हमने कोल्ड करंट्स देखे थे। उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर ये ग्लोब है, अगर मैं आपके सामने ये ग्लोब देखें तो ये इक्वेटर है, ये सेंटर लाइन जो है ये इक्वेटर है। अगर आप इस इक्वेटर की, अगर यहाँ से इक्वेटर से कोई पानी की डायरेक्शन या मूवमेंट होती है टुवर्ड्स पोलर रीजन्स, मतलब इक्वेटर से पोल्स की तरफ, या तो वो नॉर्थ पोल या इक्वेटर से साउथ पोल, तो ये जो मूवमेंट है इसको हम कहेंगे वार्म करंट। वार्म करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पानी गर्म होता है, इसलिए इसकी मूवमेंट को हम वार्म करंट कहते हैं। सिमिलरली अगर तो पानी की मूवमेंट या करंट मूवमेंट फ्रॉम पोलर रीजन्स, मतलब साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ है या नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ है, तो इसको हम कोल्ड करंट कहते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा इसका डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पे नया पैराग्राफ पढ़ेंगे। Currents move clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. A larger current formed by joining the two currents is called drift. तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे पास ग्लोब है, ये अर्थ है और ये इक्वेटर है। और अगर इसको हम अर्थ को एक सेंटर से काट दें तो ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो करंट मूवमेंट मोस्टली होती है, पानी की जो मूवमेंट होती है वो क्लॉकवाइज होती है, मतलब यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा होता है, ऐसे ऐसे पानी मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉक मूव करती है आपकी, जैसे 12 बजे हैं, फिर 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट, इसी तरह अर्थ की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। अ लार्जर करंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द टू करंट, इसका मतलब है कि जब ये दोनों करंट्स आपस में कहीं पे ज्वाइन होते हैं तो इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं और एक बड़ा लार्जर करंट फॉर्म होता है। वेयर वार्म करंट्स मीट कोल्ड करंट्स, और जहाँ पे वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स मीट करें तो फोग बनती है, ठीक है, धुंध जिसको हम कहते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि ठंडा और गर्म पानी आपस में मिक्स होता है। और ये किसके लिए हार्मफुल है? सेलिंग शिप्स, जो वहाँ पे शिप्स मूव कर रही होती हैं, सेल कर रही होती हैं, उनके लिए डेंजरस होता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि कॉजेज़ ऑफ ओशन करंट्स क्या हैं। उसके 3 मेजर रीजंस हैं कि ये करंट क्यों फॉर्म होते हैं, एक ही डायरेक्शन में समंदर का पानी क्यों मूव करता है। उसकी पहली कॉज है परमानेंट विंड्स। आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है, परमानेंट विंड्स के एक ही डायरेक्शन में अगर मखसूस किस्म की विंड्स मूव कर रही हैं तो उन मूवमेंट ऑफ विंड्स की वजह से एक करंट फॉर्म होता है, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम ये पढ़ लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ करंट सर्कुलेशन आर विंड्स, ठीक है। विंड्स फोर्स द ओशन वाटर टू सर्कुलेट इन अ जनरल डायरेक्शन। क्या करता है? हवा जो है एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में समंदर को मूव करता है। ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल ईस्टर्न विंड्स ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसको ट्रेड विंड्स इसलिए कहते हैं कि पुराने ज़माने में या इवन अभी भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो ट्रेड ज़्यादा होता है। ईस्ट ये वाला है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखें ग्लोब के ऊपर तो ईस्ट डायरेक्शन ये है और वेस्ट ये है। वेस्ट में कौन आता है? अमेरिका, यूरोप वगैरह। और ईस्ट में क्या आता है? चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह। तो ये ईस्ट से हमेशा जो वेस्ट की तरफ, या जिनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, अगर उस तरफ विंड की मूवमेंट होगी तो करंट उसी तरफ मूव करेगा। सिमिलरली इसके ऑपोजिट अगर वेस्टर्न विंड्स होंगी, इसका मतलब है अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ विंड मूवमेंट है, मतलब अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ विंड मूवमेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे कि इस तरफ हमारा करंट मूवमेंट है। तो या तो वेस्टर्न करंट होगा या ईस्टर्न करंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सैलिनिटी ऑफ ओशियानिक वाटर। सैलिनिटी होता है नमकियात, नमक कितना है। और ये याद रखिएगा, जो जो भी सलाइन वाटर होता है जिसके अंदर नमकियात ज़्यादा होती हैं वो हमेशा भारी होता है, ज़्यादा डेंस होता है। डेंस मतलब कि गाढ़ा होता है। तो एक होता है स्लाइन वाटर और एक होता है लेस स्लाइन वाटर। स्लाइन वाटर मीन्स कि जिसके अंदर नमकियात ज़्यादा हैं, और लेस स्लाइन का मतलब है कि वो कम नमकियात है। तब होता क्या है कि जो ज़्यादा हैवी वाटर है वो समंदर के अंदर डीप नीचे सिंक कर जाता है, डूब जाता है, और जो लाइट या लेस स्लाइन वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है। इसी तरह मोर स्लाइन वाटर फिर नीचे, लेस स्लाइन ऊपर, नीचे ऊपर करने की वजह से एक वाटर के अंदर सर्कुलेशन बनती है, जिसकी वजह से करंट या एक डायरेक्शन में जो ओशियन है मूव करता है उसकी डायरेक्शन एक तरफ हो जाती है, इसलिए हम इसको सैलिनिटी या ओशियनिक वाटर की वजह से करंट कहते हैं। तीसरा हमारे पास है टेम्परेचर। ये भी इसी तरह का सिमिलर इसका जो कॉन्सेप्ट है
कि जो आपका गर्म या हॉट वाटर होता है या वार्म वाटर होता है वो लाइट होता है वेट के अंदर, तो सॉरी जी लाइट होता है, और जो आपका कोल्ड वाटर होता है वो थोड़ा डेंस होता है। तो क्या होता है, कोल्ड वाटर नीचे चला जाता है और लाइट वाटर या वार्म वाटर ऊपर आ जाता है। इसी तरह जैसे ही कोल्ड वाटर नीचे और जो वार्म वाटर ऊपर आता है तो दोबारा से एक सर्कुलेशन या करंट फॉर्म हो जाता है। तो अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। और आज हमारा जो लास्ट हेडिंग है, जो हमने बात की थी मूवमेंट ऑफ ओशियानिक वाटर के बारे में, एक वेव्स थी, एक करंट्स थी और तीसरा हमारे पास टाइड्स थी। तो आज हम टाइड्स की बात करेंगे। देयर इज़ अ कंटिन्यूस राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। चलें अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे से रिव्यू कराता हूँ ताकि आपको आइडिया भी होता जाए। वेव्स हमने बात की थी, द मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर इज कॉल्ड वेव्स, मतलब सरफेस ऑफ वाटर अगर मूव करिए इसको वेव कहते हैं। करंट किसको कहते हैं, जब एक ही डायरेक्शन में समंदर मूव कर रहा हो उसको करंट कहते हैं। और टाइड्स उनको कहते हैं जब सी लेवल, जो आपका सी लेवल है, या तो वो राइज कर जाए या फॉल कर जाए, इसको हम टाइड्स कहते हैं। और ये अमूमन दिन में 2 बार और राइज करता है और दिन में 2 बार फॉल करता है, इसको हम टाइड्स कहते हैं। और ये होता किसकी वजह से है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से। मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अमूमन उसकी वजह से होता है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट सन का भी होता है, लेकिन क्योंकि सन बहुत दूर है, काफ़ी डिस्टेंट है, तो इसलिए मून का ज़्यादा असर रसूख या उसका ज़्यादा असर होता है। और ये थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन के बारे में किसने हमें बताया था, न्यूटन ने बताया था 17th सेंचुरी के अंदर। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी अक्सर आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दी थी इन द 17th सेंचुरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी 2 सेलेस्टियल बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होता है जो भी स्पेस में बॉडीज़ हैं, जैसे सन है, स्टार्स हैं, मून है, प्लैनेट्स हैं, या और भी एस्ट्रॉइड्स वगैरह, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो हमारे स्पेस के अंदर होती हैं। तो कोई भी 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जो वैल्यू ऑफ अट्रैक्शन है या ग्रेविटेशन है वो वेरी कर सकती हैं। कुछ के अंदर बहुत कम होगी, कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा होगी, कई बार हमें फील भी नहीं होता और कई बार कुछ अट्रैक्शन में फील भी होता है। सो द मून विच इज़ द नियरेस्ट टू द अर्थ क्रिएट्स टाइड्स ऑन द अर्थ इन स्पाइट ऑफ द लेसर मास एज कम्पेयर टू सन। हालांकि सन का मास तो ज़्यादा होता है, वजन सन का ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, और मून का कम है, लेकिन क्योंकि मून करीब है तो इसकी वजह से इसका जो असर है ज़्यादा है अर्थ के ऊपर, इसलिए टाइड्स मून की वजह से क्रिएट होती हैं और सन का इतना असर ज़्यादा नहीं होता। Sun as compared to the moon is 390 times more distance from the earth, so the effect of the sun's gravitation is 46% of the moon's gravity on the earth। तो यहाँ पे उसने 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं कि सन जो है मून के कंपैरिजन में तकरीबन 390 टाइम्स ज़्यादा दूर है। मतलब हाँ, अर्थ से सन जो है 390 टाइम्स दूर है एज़ कम्पेयर टू मून के मुकाबले में। और इसी तरह जो सन की ग्रेविटी है वो तकरीबन हाफ है या 46% है एज़ कम्पेयर टू मून। अगर मून की 100% है तो सन की ग्रेविटेशन फोर्स 46% है, इसलिए हमें इतना उसका फील नहीं होता या असर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द नेचर देर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइड्स 2 किस्म की होती हैं, हम देखेंगे स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। उससे पहले तो ये पैराग्राफ हम रीड कर लेते हैं। डेली टाइड्स अकर ट्वाइस इन द इंटरवल ऑफ 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स। हर 12 घंटे बाद तकरीबन ये टाइड्स फॉर्म हो जाती हैं दिन में। द इफेक्ट of gravitation is maximum on the portion of the earth when it is in front of the moon and is minimum on the other side। अब होता क्या है, जिस साइड पे अर्थ की मून होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो मून इस साइड पे है अर्थ की, और यहाँ पे भी अगर आप देखें ये 1 तारीख को होता है। अगर हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद स्प्रिंग टाइड के हवाले से, तो 1st ऑफ जब मंथ होता है मून के मंथ का, और 14th जब होती है तो उस टाइम हाई टाइड्स होते हैं। तो वो यही बताना चाह रहा है कि जिस अर्थ की डायरेक्शन में मून होता है वहाँ पे टाइड्स ज़्यादा होते हैं और दूसरी साइड पे कम होते हैं। बट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑफ द अर्थ मेंटेन बैलेंस ऑफ टाइड्स ऑन अदर साइड टू, सो द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल ऑन द बोथ साइड्स। अब क्या होता है कि यहाँ पे भी अगर टाइड बन रहे हैं तो ये नहीं होता, वो कह रहा है कि बहुत ही कम हो, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वहाँ पे भी टाइड्स फॉर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है इसको। पहले है स्प्रिंग टाइड्स। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सबसे पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ये सन है, ये अर्थ है, तो अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और जबकि मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। During this revolution, it happens twice on the 1st and the 14th date of in a lunar month that the moon, sun and earth are in the same plane। ये समझने की ज़रूरत है कि हम लूनर मंथ की बात कर रहे हैं, हम ये जनवरी फरवरी की बात नहीं कर रहे। हम जो चांद से देखे हुए महीने होते हैं, जो इस्लामिक जैसे हमारे महीने हैं कि हम चांद देख के रोज़ा रखते हैं, चांद देख के ईद मनाते हैं, इसी तरह
हर जो चाँद वाला महीना होता है, ये लूनर मंथ्स जिनको कहते हैं, उनकी फर्स्ट को और 14th को जब मून, अर्थ और सन एक प्लेन में होते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक लाइन में हो, लेकिन ऑलमोस्ट एक प्लेन में होते हैं, तो उस प्लेन से क्या होता है कि एक साइड पे जब मून होता है, सन होता है, तो उससे क्या होता है, इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के ऊपर हाई टाइड्स क्रिएट होती हैं। यहाँ पे लिखा है द कंबाइंड ग्रेविटेशन ऑफ सन एंड मून क्रिएट्स वेरी हाई टाइड्स इन द सी। तो क्या होता है कि 1 तारीख को और 14 तारीख को ये ऐसा मौका होता है जब सन, मून और अर्थ जो है एक ही प्लेन में है। मतलब अगर आप 1 तारीख को देखेंगे तो ये सीन बनेगा, और अगर आप 14 को देखेंगे तो ये सीन बनेगा। तो इस तरह क्या होगा कि दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। जब हाई टाइड्स होती हैं इनको स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, स्प्रिंग टाइड्स और हाई टाइड्स, कि स्प्रिंग टाइड्स जब होती हैं उनको हाई टाइड्स कहते हैं, और उसमें सन, मून और अर्थ एक ही प्लेन में होते हैं। ये कब कब होते हैं? 1 को और 14 को। आई होप सो ये आपको याद रहेगा। स्प्रिंग टाइड्स, हाई टाइड्स, लूनर मंथ की 1 और 14 को, जिसमें मून, अर्थ और सन एक ही प्लेन में होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नीप टाइड्स की। अब यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, नीप टाइड्स वो होते हैं जिनको हम लो टाइड्स भी कहते हैं। क्योंकि इनको कहते हैं लो टाइड्स, और उनकी डेट क्या होती है? 7th एंड 21st ऑफ द मून। ठीक है, जब 7th होगी या 21st होगी मून की, तो उन फिर क्या पोजीशन बनेगी? सन, अर्थ और मून परपेंडिकुलर पोजीशन में होती है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रहेगा। तो ये दो पोजीशन है, याद रखिएगा। और ये जो इस टाइम जब अर्थ होती है उसके ऊपर लो टाइड्स होती हैं, मतलब जो लेवल ऑफ सी है वो कम होता है, जबकि स्प्रिंग टाइड्स के अंदर लेवल ऑफ सी ज़्यादा होता है, हाई टाइड्स होती हैं। और आखिरी हमारा टॉपिक है जो डिफरेंस बताना चाह रहा है, डिफरेंस बिटवीन वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स। तो ये हम जल्दी से इसको रीड आउट कर लेते हैं। विंड्स, साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक्स आर द मेजर कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ वेव्स इन द स्टैग्नेंट वाटर। जब पानी रुका होता है तो जब उसके ऊपर हवा चलती है या साइक्लोन आता है या अर्थक्वेक होता है, तो उसकी वजह से वेव्स जनरेट होती हैं। जबकि करंट के अंदर क्या होता है? व्हेन विंड्स फोर्स द ओशन वाटर टू मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब एक ही खास मखसूस डायरेक्शन के अंदर ओशन मूव करे तो हम उसको करंट कहते हैं। और ना सिर्फ हवा, बल्कि उसके अंदर सैलिनिटी भी थी और टेम्परेचर भी शामिल होता है। द कंटिन्यूस राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ मून इज कॉल्ड टाइड्स। और आखिरी हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन ऑफ मून की वजह से जो टाइड्स बनती हैं, जो राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल है, इसको हम टाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। उम्मीद है आप लोग MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।